हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैष्णवी आपकी बायोलॉजी टीचर। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डिस्टेंस स्कॉलर। अभी जस्ट हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में जनवरी फरवरी के क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यूज को देखा था। आज हम लोग देखेंगे अप्रैल 2023 के पीवाईक्यू को। हम लोग ऐसे ही कम से कम 5 साल के 5 इयर्स के, आपको भी पता होगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो जाए, बोर्ड्स के एग्जाम हो जाए या किसी भी तरह का एग्जाम हो जाए, अगर हम लोग 5 साल के पीवाईक्यूज को देख लेते हैं अच्छे से या समझ लेते हैं तो आपका 50% सिलेबस वहीं पे कवर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो उसी हिसाब से आज हम लोग दूसरे साल के पीवाईक्यू पे आ गए हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे कि किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप अगर इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स या फुल एक्सप्लेन्ड लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कॉल करिए, आप वहां से पूरी डिटेल्स आप ले सकते हैं। आपको पूरा वीडियो लेक्चर मिल जाएगा एक्सप्लेन वाला, और वहां से आपको मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक, तो आप उससे जाके समझ सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बताती हूँ कि कैसा टाइप का वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाहा है, उसको कितने अमाउंट ऑफ आंसर में आप लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना, तो वो एक होता है ना लिखने का क्राइटेरिया, आपको पता होना चाहिए। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ कोई भी चीजें मैं आपको डिटेल में नहीं समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों हुआ, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स में एक एक करके आपको पढ़ाया हुआ है। तो पहले आप लेक्चर्स को कवर करना, पीवाईक्यू को भी फिर साथ में जब सॉल्व करते चलोगे तो आपका चैप्टर एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर और रेडी हो जाएगा। ठीक, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर, अपना ये पीवाईक्यू। चलो पहला क्वेश्चन, द कॉमन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइप ऑफ, किस टाइप का प्रोडक्ट है हमारा पेनिसिलिन, किस चीज से निकाला जाता है जो ये एंटीबायोटिक होता है पेनिसिलिन, किस चीज से निकाला जाता है। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, ये एक फंगस से निकाला जाता है स्टूडेंट्स। और क्या आप सर्च कर सकते हैं कि विच फंगस की बात हो रही है, ऐसे कौन से फंगस से पेनिसिलिन निकाला जाता है? जरा सर्च करके बताइएगा। ठीक है, तो ये आपका एक होमवर्क हो गया, पर इसका आंसर क्या हो गया अभी, द कॉमन एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ ए टाइप ऑफ, तो किसका है वो, फंगस से लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्लमाइडोमोनास शोज आइसोगैमी। ये मैंने एकदम अच्छे से आइसोगैमी, ऊगैमी, एनाइसोगैमी ये सब अच्छे से पढ़ा के रखा हुआ है। तो आइसोगैमी, गैमीट के डिफरेंट साइजेस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आइसोगैमी उसमें बात है, एक वर्ड है। तो बताइए क्लमाइडोमोनास शोज आइसोगैमी, क्लमाइडोमोनास भी हम लोगों ने पूरा कवर कर चुका है। तो क्लमाइडोमोनास आइसोगैमी शो करता है एज द गैमीट, तो मतलब उसके गैमीट किस टाइप के हो गए, तो आइसोगैमी का मतलब ही है बच्चों आइडेंटिकल, एक दूसरे जैसे ही होते हैं, सेम, आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसका आंसर हो गया ए। ठीक, थोड़ा सा स्टूडेंट्स वॉइस की दिक्कत है, ठीक है, एक थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, आइडेंटिकल टू ईच अदर। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हैबिटेट ऑफ ए टेप वर्म, हैबिटेट रहता कहाँ है आपका, टेप वर्म, उसका हैबिटेट क्या है, तो ह्यूमन गट। टेप वर्म के बारे में और हम लोग इन सब के बारे में पता कर चुके थे। अब जरा आप हमें बताएंगे कि जो ये टेप वर्म है किस फाइलम का एग्जाम्पल है। चलो, किंगडम एनिमेलिया में टेप वर्म इज द एग्जाम्पल ऑफ विच फाइलम, बस आप मुझे ये बताएंगे। ठीक है, ठीक, चलो, द बैक्टीरियम यूज्ड इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज, कौन सा ऐसा बैक्टीरियम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। चलो एकदम इजी क्वेश्चन है ये, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। अब आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, शायद आपको ये भी पता ही होगा, ये क्लासिफिकेशन को लिखने का एक तरीका होता है जीनस स्पीसीज को। जब आप इसे लिखेंगे अपने हाथ से, पेन से लिखेंगे जब, तो आप एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ठीक, आप जब भी जीनस और स्पीसीज को लिखेंगे तो कैपिटल एग्रोबैक्टीरियम जी
और जो स्पीसीज होगी ट्यूमिफेशियंस वो आपका होगा स्मॉल लेटर में, और वो अंडरलाइन होता है स्टूडेंट्स जब हम उसे अपने हाथ से लिखते हैं। जब हम उसे टाइप करते हैं तो हम लोग उसे इटैलिक फॉर्म में टाइप करते हैं। तो ये है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस का आंसर। ठीक है, चलो ये हो गया आपका यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में कौन सा बैक्टीरियम यूज होता है प्लांट के लिए, तो वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। Cyanobacteria is included in kingdom Monera because it क्या होता है ऐसा साइनोबैक्टीरिया में कि हम लोग उसे मोनेरा में रखे हुए हैं। एकदम अच्छे से मैंने इसे एग्जाम इलस्ट्रेट और एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स में, तो आप देख लीजिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है क्योंकि उनके न्यूक्लियस के पास कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है स्टूडेंट, इसीलिए इन्हें किंगडम मोनेरा में रखा गया है। सो आंसर इज ए। स्टेम इज डेवलप्ड, स्टेम किस चीज से डेवलप्ड होता है, तो एकदम इजी आंसर है रेडिकल, अरे प्लेम्यूल, सॉरी प्लेम्यूल से होता है आपका स्टेम डेवलप। जरा आप हमें बताएंगे कि रूट किस चीज से डेवलप होता है। जस्ट गो एंड वॉच माई लेक्चर्स, यू विल नो कि फ्रॉम वेयर रूट इज डेवलप्ड। तो स्टेम का आंसर यहाँ पे है प्लेम्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हुआ हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलो, जितने होमवर्क और या जितनी चीजें मैं दे रही हूं उसे आपको जरूर से करना है। क्या पता आज स्टेम से क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है, आपका क्वेश्चन पेपर वो रहे जहां पे रूट से आपके डेवलप का पूछ ले, तो आपको वो पता होना चाहिए। The stem modification in ginger is, जिंजर के स्टेम मॉडिफिकेशन का क्या होता है, तो एकदम अच्छे से हम लोगों ने इसे पढ़ा हुआ है अपने क्लासेस में। जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा, राइजोम होता है जिंजर का स्टेम मॉडिफिकेशन। ठीक, शेडिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट। अच्छा, ये मॉडिफिकेशन यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों, जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ना जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेते हैं, जो जैसे उनको थ्रेटेंड एरिया होती है या जो एकदम सर्वाइवल वाला समय नहीं होता है, उनका अनफेवरेबल पीरियड चलता है, वो अपने आप वो प्लांट पार्ट में से कुछ चीजें अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं। तो स्टेम में जैसे थॉर्न हो गया, कैक्टस हो गया, तो और ये अपने आप को बल्बिल बना लेना, उसमें फूड का स्टोरेज कराना, तो अलग अलग रूट, स्टेम, लीव्स, इन सबका मॉडिफिकेशन आपको पढ़ना है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिंजर जो है उसमें राइजोम जो है वो उसके मॉडिफिकेशन को बोला जाता है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, शेडिंग ऑफ लीव्स इन प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द विच फाइटोहार्मोन। किस फाइटोहार्मोन से हम लोग लीव्स के झड़ने को कंट्रोल कर सकते हैं, एंड द हियर आंसर इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये एक टाइप का फाइटो हार्मोन, प्लांट हार्मोन है, जिससे हम शेडिंग ऑफ लीव्स जो प्लांट में होते हैं उसे कंट्रोल कर सकते हैं बाय द एब्सिसिक एसिड। अभी कल हम लोगों ने ऑक्सीन, साइटोसिन, ये सब ABA जो होता है, इन सब के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, इन फाइटो हार्मोन्स के बारे में। चलो, आज एब्सिसिक एसिड का भी नाम आ गया। अब आ जाते हैं, write the name of source microbe, one each, used in preparation of following product: yogurt, polymyxin, alcohol, antibiotic। चलो, अब ये क्वेश्चन आ गया एक तरह से। ये पहली बात तो इसे आप देख के कंफ्यूज मत होना, ये कोई MCQ नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनका नाम पूछ रहा है, सीधा मैं आंसर के साथ लेते आई हूं। राइट द नेम ऑफ सोर्स ऑफ माइक्रोब, वन ईच, यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। योगर्ट को बनाने के लिए कौन सा माइक्रोब यूज होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस जो है ये यूज होते हैं फॉर मेकिंग ऑफ योर योगर्ट। दही की बात हो रही है बच्चों। पॉलीमिक्सिन तो बैसिलस पॉलीमिक्सा से बनता है। एल्कोहल सैक्रोमाइसिस सेरेविसाई ईस्ट का जो है उसको फर्मेंट करके बनता है स्टूडेंट्स। एंटीबायोटिक्स स्ट्रेप्टोमाइसिस गिरेसस फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम
फॉर पेनिसिलिन, ये सब एंटीबायोटिक्स को बनाने के लिए यूज होने वाले माइक्रोब्स हैं। एज इट इज, नाम के साथ आपको याद करना है, लिखने का तरीका मैंने समझा दिया है, तो आपको याद करना इसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इन माइक्रोबायोलॉजी से बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटेटिव हो या बोर्ड के एग्जाम हो, तो आपको ये याद करना ही पड़ेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट एनी 4 इम्पैक्ट ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। इसको पढ़ लोगे तो एक लाइन में सब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, रीडिंग लगा लेना और याद कर लेना। मैं ऐसे ही आपको समझा देती हूँ। बेटा हाइट आपकी बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे कम वो होते हैं, डिपेंडेंट होती है, ठीक है। पहले तो जो ये अलील होते हैं, हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप के अलील्स हो जाते हैं, जिसके वजह से जो ये अलील के जो डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर, एक तो हम लोग के पास मल्टीपल अलील है, ढेर सारे नंबर में अलील प्रेजेंट है, पॉलीजेनिक अलील से हम लोग हैं, तो यहाँ पे अलील का नंबर, अलील के अरेंजमेंट, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल, क्या खाना क्या पीना, हम लोग क्या अपनी डाइट ले रहे हैं, उसमें भी ये हाइट का हम लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ जाता है, ठीक। तो हाइट के ऊपर बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं। 4 impacts of growing human population in our country are environmental degradation, ओके थोड़ा सा सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन अभी ग्रोइंग पॉपुलेशन वाला आ रहा है, अभी इसके जस्ट नीचे इसके जस्ट नीचे 1-2 क्वेश्चन छोड़ के हाइट का क्वेश्चन आएगा, तो मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। तो राइट एनी 4 इम्पैक्ट्स ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। क्यों इतनी तेजी से चाइना को भी बीट कर रहे हैं हम लोग पॉपुलेशन में, क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोइंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ जो इंसान बढ़ते चले जा रहे हैं ना, इतना ज्यादा चाइना को भी बीट कर दिया पॉपुलेशन में, तो ये ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए कुछ फैक्टर्स पूछ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो पहला है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, दूसरा है फूड एंड वाटर स्कार्सिटी, तीसरा है अर्बनाइजेशन एंड हाउसिंग स्टोरेज, और इंक्रीज प्रेशर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। A growing population put pressure on natural resource leading to deforestation, soil erosion। अगर population इतनी ज्यादा ग्रो करेगी तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ह्यूमंस पे, तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो वो है पहला एनवायरमेंटल, ज्यादा हो गए लोग तो नीड ज्यादा बढ़ जाएगी, सब एलपीजी आपका नहीं कर पाते अफोर्ड तो लकड़ी काटेंगे, एनवायरमेंट पानी को गंदा करेंगे, जितने लोग जान रहे हो, जैसे देख लो जहां ज्यादा भीड़ रहती है गंदगी भी वहीं ज्यादा फैला देते हैं सब, तो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, ठीक। फूड एंड वाटर की कमी, स्कार्सिटी मतलब कमी होने लगेगी, जितने ज्यादा लोग खाना उतना चाहिए होगा, खाने पीने की कमी होने लगेगी, डिमांड बढ़ जाएगी तो कमी होने लगेगी, तो ऐसे करके खाने पीने की कमी बढ़ जाएगी। दूसरा अर्बनाइजेशन एंड हाउसिंग स्टोरेज, अब आप देख लो जिस हिसाब से लोग घर बनवा रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है कुछ दिन बाद पैर रखने के लिए भी जमीन बचेगी? नहीं। आपको मैं बता दूं आज से बस 2 साल 4 साल बाद बहुत ज्यादा ही जमीनों की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हाउसिंग इतनी ज्यादा होने लगेगी, लोग ज्यादा नंबर ऑफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ी सी उसमें भी दिक्कत आएगी, हाउस की स्टोरेज होने शॉर्टेज होने लग जाएगी। स्लम का डेवलपमेंट होगा, मतलब स्लम मतलब जहां डेवलपमेंट होने लगेगा जहां थोड़े लोग में थोड़ी सी जगह में कम से कम 100-150 आदमी इंसान रह रहे हैं, तो ऐसा स्लम डेवलपमेंट होने लगेगा, तो ये सब भी दिक्कत आएगी अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो। इंक्रीज प्रेशर ऑन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, अब जहां पे एक हॉस्पिटल में 100 लोगों को ही बस इलाज देने की अवेलेबिलिटी है, वहां पे अगर 500 लोग आ जाएंगे तो समझो क्या हो पाएगा, तो वही शॉर्टेज हो जाएगी एजुकेशन को लेके, हेल्थ केयर को लेके, तो इन सब में भी दिक्कत आने लगेगी अगर ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो, ठीक। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन पे। आ जाओ, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, बायोस्फीयर, सेल्स, जीन्स, ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। इसको आपको अरेंज करना है स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये मैं बना रही हूं एक सेल, ठीक, एक सेकेंड, थोड़ा मजेदार से सीखते हैं। ये है, थोड़ा आप मेरे पेंटिंग को इग्नोर करिएगा, जो बचपन में हम लोग घर बनाते थे
आज हम लोग वही घर बना के एग्जाम्पल लेंगे और याद रखेंगे। ये एक प्यारा सा घर, कोई रोहन देख रहा होगा या पिंकी देख रही होगी, तो उनका एक प्यारा सा घर है ये, ठीक है। कोई एक, दोनों साथ नहीं है, रोहन और पिंकी अकेले हैं, ठीक। अब यहाँ पे बनाते हैं, ये हो गया रोहन, चलो लड़की ये हमारी रोहन या पिंकी ले लो, ठीक है। अब इसे इरेज करेंगे, ठीक। अब आप समझ गए, पहले मैंने घर की बात की, ठीक है, घर आपने इमेजिन कर लिया, अब इसे इरेज करो। अब उस घर में से बाहर निकाल लो रोहन को या पिंकी को। बच्चों, रोहन और पिंकी के पास आपको पता होगा हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ व्हाट, सेल्स, ठीक है। तो इनके पास से इनका सेल निकाल लो, ठीक। सेल के अंदर होता है बेटा खुद का जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, आपको भी पता है, ठीक। और क्रोमोसोम के अंदर होता है बच्चों जीन्स, ऐसे क्रोमोसोम के अंदर होता है जीन्स, ठीक। तो आपको ये पता होना पड़ेगा, ये पूरे ब्रह्मांड में, बायोस्फीयर में हम लोग हैं, इकोसिस्टम में आते हैं हम लोग ऑर्गेनिजम्स। हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है हमारी सेल्स और सेल्स के अंदर होती है जीन्स। तो बड़े से छोटे में बता सकते हो या तो छोटे से बड़े में जीन्स, सेल्स, ऑर्गेनिज्म और इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ठीक। तो ये जीन्स, सेल, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर, ये अरेंज सीक्वेंशियल ऑर्डर है। आई डोंट थिंक सो कि इससे इजी तरीके से कोई आपको समझा सकता है, ठीक। तो ये हुआ एक सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब इस ऑर्डर को किस सेंस में बनाया गया है वो आप यहाँ पे रीड कर लीजिएगा, आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक। आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 12 वी ऑब्जर्व अ कंटिन्यूअस रेंज ऑफ हाइट इन ह्यूमन बींग्स। बहुत अलग अलग टाइप के हाइट होते हैं, वही वाला क्वेश्चन आ गया बच्चों। एक्सप्लेन वाई, क्यों इतने अलग अलग डिफरेंट, कोई बहुत ज्यादा छोटा, कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव लंबा, कोई बीच का, तो कोई उससे ज्यादा बड़ा, बहुत सारा एक्सेसिव रेंज आपको हाइट में दिख जाएगा। तो ऐसा क्यों? Continuous range in height human population being due to the phenomena of polygenic inheritance where multiple gene, पॉलीजीन भी बोलते हैं, ढेर सारे जीन्स को हम पॉलीजीन कहते हैं, कंट्रीब्यूट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ए सिंगल ट्रेट। बहुत सारे जो अलील्स होते हैं वो मिलके सिर्फ सिंगल ट्रेट या सिंगल कैरेक्टर कह लो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो सोचो इतने सारे अलील है, ठीक है, तो सबके में सब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, किसी में कोई नंबर, किसी में कोई प्लेस, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो जाता है एक सिंगल ट्रेट आपकी हाइट के लिए। तो इसी वजह से आपको इतने सारे वेरिएशन दिखते हैं हाइट के अंदर। तो यही सारा यहाँ पे दिया है। पहला, मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एलेलिक वेरिएशन आने लगता है, बहुत सारे एलील डिफरेंट डिफरेंट के हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन फर्स्ट का थर्ड के साथ, सेकंड का टू के साथ, सेकंड का फोर के साथ, मतलब अलील का जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वो अलग अलग लोगों में अलग अलग बन जाता है और ग्रेजुअल इफेक्ट दिखाने लगता है। बहुत सारे लीडिंग टू कंटिन्यूअस रेंज हो जाती है इसी की वजह से। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस होता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया था, जो आपका बैलेंस डाइट होता है वो भी अलग अलग होता है सबका। मम्मी के आयरन में, मम्मी के कैल्शियम लेने का, जो आप पेट में रहते हैं तो आप मम्मी को आपके न्यूट्रिशन कैसा मिला है, ये सब आपके फैक्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग हाइट के लिए वो होते हैं, रीजन होते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात हुई आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाइट पाने की वजह। चलो आ जाओ। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ स्टोमेटल apparatus ऑफ ए डाइकॉट लीफ। आइडेंटिफाई द पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं स्टूडेंट्स। ऐसे ही पार्ट्स ऑफ फ्लावर दिखा दिया। ह्यूमन के इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे वो, तो ऐसे आपको शायद फिगर बना के दे और लेवलिंग ऐसे खाली छोड़ दे, तो आपको वो लेवल करना पड़ेगा खुद से। तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस बायो में कितनी जरूरी है, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा ब्लर सा इमेज आपको लगा देगा और लेवलिंग आपको आनी पड़ेगी, ठीक। तो डाइकॉट लीफ का ये स्टोमेटा दिख रहा है, स्टोमेटल आपको apparatus दिख रहा है, इसमें अलग अलग लेवल दिया हुआ है, लेवलिंग दी हुई है, आपको वो लेवलिंग करनी है। तो आंसर आपको दिख रहा है, ये आंसर है स्टूडेंट्स, इन्हें लिख लो, ये आपका आंसर है।
ठीक है, ये चारों आपके आंसर है। ठीक, ए का ये, बी का ये, सी का ये और डी का ये। ठीक, तो ये आंसर है। अब जरा आप इसे समझने से पहले आपको मैं सब्सिडरी सेल के बारे में कुछ लिखवा रही हूं, आप उसे लिख लो। सब्सिडरी सेल इज ए स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। सब्सिडरी सेल इज ए स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल। लिखो। In plant that are located next to and surrounded the guard cell। जो ये सब्सिडरी सेल होता है बेटा, ये एक स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल है जो कि सराउंडेड या तो गार्ड सेल के जस्ट बाहर प्रेजेंट होता है। आप ये गार्ड सेल देख रहे हो, गार्ड सेल के जस्ट बाहर आपका सब्सिडरी सेल होता है। या तो इसे ये कह लो कि ये प्रोटेक्ट करता है, या तो जस्ट इसके बाहर होता है। आप ये लिख सकते हो गार्ड सेल के, जो कि प्ले अ रोल सराउंड द गार्ड सेल ऑफ स्टोमेटा एंड प्ले अ रोल इन स्टोमेटल फंक्शन, हेल्पिंग विद द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन, फॉर गैस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो यहां से आपका गैसियस एक्सचेंज, पानी का लॉस, ये सब होता है सब्सिडरी सेल से। या तो यही सेम काम स्टोमेटल पोर का भी होता है। ठीक, तो ये हुआ आपके सब्सिडरी सेल का डेफिनेशन। वीडियो को पॉज कर करके जरूर से लिख लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ठीक, आपको डायग्राम प्रैक्टिस भी करनी है। इस क्वेश्चन से आपको ये बात पता लग गई। आ जाओ 14। डिफाइन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड राइट एनी वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। 2 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है बच्चों जहां पे आप ऑर्गेनिज्म को जरूरत नहीं होती है किसी और से खाना मांगने की, बनवाने की, वो खुद से नेचुरल इन्वायरमेंट का यूज करके, हेल्प लेके वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। लाइट एनर्जीज को यूज करके, मतलब इन्वायरमेंट को यूज करते हुए अपना खाना वो खुद बना लेते हैं, उन्हें किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। वहीं हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वो न्यूट्रिशन वो होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होता है और एनी अदर पर्सन या ऑर्गेनिज्म, जहां की वो उसका खाना उससे लेता है, बनाता कोई और है, खाता कोई और है। वही वाली बात हो गई हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, उसको कहते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप खुद से पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है तो ऑटोट्रॉपिक का हो गया, एल्गी करता है, साइनोबैक्टीरिया करते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ये हो गया, तो हेटेरोट्रॉपिक के भी एग्जाम्पल्स आपको हैं। ठीक, अब आ जाओ, व्हाट इज लेग हीमोग्लोबिन। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर चुके हैं, देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो आप लोग को पता ही होगा। इससे आपको ये पता चल रहा है क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो मतलब अगर आप पीवाईक्यू कर ले तो शायद आपका 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही पकड़ जाए, आपसे हो जाए। सो मतलब एकदम अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि कम से कम चैप्टर शायद 1-2 छूट जाए, बट पीवाईक्यू 5 से 6 साल के तो जरूर करके जाना। ठीक, तो देखो क्वेश्चन आज कल के क्वेश्चन पेपर में भी था और आज के क्वेश्चन पेपर में भी है। ठीक, चलो अब आ जाओ। What happened when sun rays hit the chlorophyll right the site of photolysis of water? फोटोलिसिस, पानी का ब्रेकडाउन कहां पे होता है? PS1 PS2 साइकिल क्या होती है, सिस्टम क्या होता है फोटोसिंथेसिस का, एक एक चीज मैंने आपको कवर कराई हुई है। आपका जब सनलाइट आता है और वो क्लोरोफिल पे पड़ता है तो क्लोरोफिल उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसको सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं PS2 से PS1 तक जाना, कैसे कैसे कौन कौन से आपके प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्विनिन, ये सब कैसे कैसे मिलता है, कितने अमाउंट की रेज आपको आती है, ये सारा एक एक चीज फोटोसिंथेसिस का मैंने पढ़ा रखा है अपने लेक्चर्स में। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो से ही समझ में आएगा डायरेक्ट, आप पहले उसे जाके पढ़िए, क्या होता है PS1, क्या होता है PS2, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां होता है, आपके स्टोमेटा, क्लोरोप्लास्ट कहां पे है, ये सब आपको वहीं जाके पता लग जाएगा। और बाकी अगर आंसर रहा तो ये आंसर है, आप इसकी रीडिंग लगाओगे तो भी आपको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ में आ जाएगा। चलो
अब आ जाओ, राइट 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ यूरिन ऑफ ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन। आप जो यूरिन पास करते हो तो उसमें क्या क्या नॉर्मल कंपोनेंट होने चाहिए जो कि एक हेल्दी पर्सन के अंदर होते हैं। कोई इन्फेक्टेड पर्सन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हेल्दी मतलब जो आप और हम डेली बेसिस पे यूरिन पास करते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो पहले तो वाटर होता है, ऑब्वियस सी बात है 95% यूरिन जो होता है वो वाटर का ही होता है मिक्स। अब यूरिया होता है इसमें वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म अकाउंटिंग फॉर अबाउट 2 to 3% ऑफ यूरिन। 95% आपका वाटर होता है और वहीं 2 to 3% यूरिया होता है, मतलब जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो। क्रिएटिनिन होती है जो कि मसल मेटाबॉलिज्म से निकलती है, ये 1 से 2% होती है। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl भी प्रेजेंट रहता है जो कि स्मॉल अमाउंट में होता है, लेस देन 1% होता है। तो इतने आपके कंपोनेंट्स होते हैं। तो आपके वाटर, यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम क्लोराइड, NaCl, इतने अमाउंट आपके प्रेजेंट रहते हैं। किस किस अमाउंट में आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के यूरिन में। चलो आ जाओ, इनका सारा काम। और भी क्या क्या अदर कंपोनेंट्स रहते हैं तो ये लिखा हुआ है। कुछ हार्मोन्स रहते हैं, कुछ विटामिन रहती है, ये सारी बातें लिखी हैं। Note that the exact composition of urine can vary depending on the factors like diet, hydration या overall health। आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, आप पानी कितना पी रहे हो, ठीक है, इन सब पे भी आपके यूरिन के कंपोनेंट्स डिफर कर सकते हैं। कहीं आप बीमार तो नहीं हो, तो अलग अलग फैक्टर्स पे भी ये होता है डिपेंडेंट। आ जाओ, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल इट्स टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंशिया एंड यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है बच्चों। यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या कर रहा है लेबल करने के लिए। पूरा दुनिया भर की चीज लेबल मत करते आना, बस ये 3-4 चीज बना दो, लेबल कर देना। टेस्टिस, ठीक है, आपको यहाँ पे टेस्टिस दिख रहा होगा, आप टेस्टिस बना देना। ठीक, फिर आ जाओ, आपको एपिडिडाइमस दिख रहा होगा, आप एपिडिडाइमस बना देना। आपको वास डिफरेंस दिख रही होगी, वास डिफरेंस कर देना। यूरेथ्रा दिख रहा होगा बच्चों, यूरेथ्रा कर देना। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका फिगर आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा और लेबलिंग ऐसे ही करनी पड़ेगी। आ जाओ, डिफाइन सिस्टेरॉन। सिस्टेरॉन क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए का, जो कि कोड करता है प्रोटीन के लिए। ये एक सेगमेंट है क्रोमोसोम का जहां पे इंफॉर्मेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए आरएनए का वो छोटा सा पार्ट जहां पे आरएनए और प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, वो या प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए वहां पे कोडिंग चलती है, उसी को हम लोग, वो इंफॉर्मेशन कैरी करता है, उसी पार्ट को हम लोग कहते हैं डीएनए। ठीक है, अगर आपका ये डीएनए है, ठीक है, तो आपके इस पार्ट को ही सिस्ट्रॉन कह रहे हैं। ठीक, सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए, एक छोटा सा सेगमेंट इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन डीएनए और आरएनए का। ठीक, तो यही सारा है। कौन किया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होनी चाहिए, किसे कौन बताया था, इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वो फ्रांसिस क्रिक थे 1957 में। ठीक, विद द टर्म ये चेंज हो गया था जीन, ऑफन यूज इन इंटरचेंजेबली विद द टर्म जीन, फिर उसे हम लोग किसे जीन से इंटरचेंज किए थे और सिस्ट्रॉन हुआ था। चलो, ये हो गया। ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? मैंने बताया था, डीएनए से आरएनए बनाने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन। फिर यही पूरा आंसर लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन बेटा जब अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। इनिशिएशन,
एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में प्रोटीन बनना स्टार्ट होती है, एलोंगेशन में चेन लंबी होती चलती जाती है और फिर टर्मिनेशन पे वो चेन टूट जाती है और आपको एक पूरी लॉन्ग अमीनो एसिड की प्रोटीन की चेन मिल जाती है जो अमीनो एसिड से मिलके बनी होती है। ठीक, तो अलग अलग फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स का अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पढ़ना होता है आपको, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट इजीली समझ में आ जाता है। ठीक, तो ये हो गया। चलो, ये इनिशिएशन अलग कौन कौन उसके बीच में होता है, टीआरएनए कितने टाइप के होते हैं, ये सब उसके बीच में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलो, एक्सप्लेन हाउ ग्रिफिथ प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कैसे पता चला कि डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, हम सब में डीएनए पाया जाता है, ये कैसे? तो इसके लिए बहुत अच्छा सा एक वो रिसर्च हुआ था बच्चों। फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक एस स्ट्रेन और एक आर स्ट्रेन का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से लिया था। उसमें से स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से लिया हुआ, उसमें से आर स्ट्रेन जो था वो वायरलेंट नहीं था, मतलब कि पॉइजनस नहीं था, वहीं जो एस स्ट्रेन था वो पॉइजनस था। ये दोनों आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इन्होंने पहले आर स्ट्रेन माइस के अंदर डाला तो माइस लिव कर गया, एस स्ट्रेन डाला तो जो माइस था वो मर गया। ठीक है, पर फिर उन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को एक साथ डाला, पर यहाँ पे अब एस स्ट्रेन जो कि हीट किया हुआ है, उबाला गया, हीट किया हुआ है, तो उससे आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन जब डाला गया माइस के अंदर तो माइस फिर भी मर गया। अभी जब एस स्ट्रेन हीट किया गया था और उसे अकेले से माइस में डाला गया था तब तो वो जी गया, पर जैसे ही आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन को साथ में हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को डाला गया तो माइस मर गया, जो कि वो तो हीट था ऑलरेडी, तो मरा क्यों? तो मतलब एस स्ट्रेन ने आर स्ट्रेन के अंदर ऐसा कुछ तो अपना भेजा था जिसके वजह से आर स्ट्रेन भी वायरुलेंट हो गया, मतलब वो भी इंफेक्टेड हो गया। उसके बाद इस वाले एक्सपेरिमेंट के बाद आए एवलेरी और मैककार्टी, मैकलॉड, ये सब लोग आए, कुछ साइंटिस्ट हैं टीम, इनके ये अलग से एक वो किए अपना एक्सपेरिमेंट जहां पे उन्होंने 3 एंजाइम लिया, प्रोटीएज, डीएनएज और आरएनएज, ये तीनों लिए और ये जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जो आर स्ट्रेन था, इसमें से एस स्ट्रेन वाले में से उन्होंने कुछ अपना पार्ट निकाला, बायोकेमिकल एंजाइम्स निकाली, उसमें बायोकेमिकल्स निकाले और उसको इंजेक्ट करने लगे माइस में, एक में आरएनए को डाल के, एक में प्रोटीन को डाल के और एक में डीएनए को डाल के। तो जो एस स्ट्रेन वाला आरएनए वाला था उससे माइस नहीं मरा, प्रोटीन वाला डाला तो प्रोटीन वाले से भी नहीं मरा, पर जैसे ही डीएनए वाला डाला वो मर गया। और इससे पता चला कि डीएनए ही ऐसा है जो ट्रांसमिट हो रहा है। तो यही था आपके ग्रिफिथ का और जेनेटिक मटेरियल, इसी से उन लोगों ने बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, डीएनए ही पास होता है आपके एक से दूसरे में। तो ये ऐसे आपको पता चला कि डीएनए इज ए जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये मैंने हिंदी में आपको समझा दिया और ये सारी बातें आपके यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। ठीक, चलो। Botanical names of some plants are given in a column A and name are given in column B. Match the items of a column A with that the column B and rewrite the pairs. क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है, आंसर यहाँ पे आपको दिख रहा है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, एकदम इजीली आप आंसर दे देंगे, इसमें कुछ ऐसा पढ़ाने लायक है नहीं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो देखो किसी भी चीज से आ सकता है, कौन से, जैसे साइंटिस्ट का नाम दे देगा और प्रिंसिपल देगा कि कौन साइंटिस्ट कौन सा प्रिंसिपल दिया था, ठीक है, ऐसे हो गया क्वेश्चन। नहीं तो फिर ऐसे ही बायोलॉजिकल नेम पूछ लेगा और पूछ लेगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आपको थोड़ा ऐसे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अलग अलग क्वेश्चन के लिए। आ जाओ, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन एनी इकोसिस्टम, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू ग्रासलैंड। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ डीकम्पोजर्स इन इकोसिस्टम, एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू ग्रासलैंड। ये रोल क्या होता है डीकम्पोजर्स का, इसे आप पढ़ेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, डीकम्पोजर्स अगर ना रहें इस इकोसिस्टम में तो समझ जाओ कोई चीज डिकम्पोज, सड़ेगी गलेगी तो वो वहीं पड़ी रहेगी, अगर उसे कीड़े नहीं खाएंगे तो गंदगी, पोल्यूशन बहुत बढ़ जाएगा। डिकम्पोजर्स का होना बहुत जरूरी है
स्टूडेंट्स, यही डीकंपोजर्स आपके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, यहीं पे ट्री उगती है और ये जो आपकी शरीर गल के जो ह्यूमन बॉडीज हो गई या आपके एनिमल की बॉडीज हो गई, ये सब सॉइल को और फर्टाइल बनाती हैं। जो एनिमल के फिशेज हो गए, ये सब और अच्छे से खाद का काम करते हैं आपके सॉइल के लिए, और डीकंपोजर्स उन्हें चालते हैं। तो यही डीकंपोजर्स का काम हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक, 2 एग्जाम्पल डीकंपोजर्स का पूछा है, तो वो फंजाई और बैक्टीरिया आर द गुड डीकंपोजर्स। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। अभी तक हम लोगों ने 22 खत्म कर लिया। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 23 पे आ गए। 23 क्वेश्चन नंबर क्या है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग एंड गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। कुछ ऐसी टर्म आपको दिए गए हैं, आपको उनको एक्सप्लेन करना है और उनका एग्जाम्पल आपको देना है। बायो में सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर तुम टर्म को बस अगर एक ही लाइन में डिफाइन कर रहे हो और उसके बाद जस्ट उसको एग्जाम्पल दे दो तो तुमको पूरा नंबर मिल जाएगा। एग्जाम्पल याद करना मत भूलना। एग्जाम्पल्स एग्जाम में आपको बहुत सारे नंबरों से बेनिफिट करते हैं। पार्थिनोकार्पी, यहाँ पे 3-4 टर्म आपको देखने को मिलेंगे। पार्थिनोकार्पी, एंडोस्पर्म, टिश्यू कल्चर, मोनोकॉट, ऐसे ऐसे करके ढेर सारे आपको टर्म यहाँ पे मिलेंगे। आपको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि पूछ ले, इसमें बोल देगा कि सिर्फ 2 को डिफाइन करो, एनी 2 या एनी 3, तो आपको क्वेश्चन भी अच्छे से रीड करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना। पार्थिनोकार्पी क्या होता है स्टूडेंट्स? जहां पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप का प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है और फिर भी फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, तो ऐसे फ्रूट को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ठीक, तो एक इसकी रीडिंग ले लेते हैं। Parthenocarpic is a botanical term that refers to the development of fruit without fertilization by pollen। मतलब यहाँ पे pollen पे कोई fertilization नहीं हुई और यहाँ पे fruit का formation हो गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं पार्थिनोकार्पी। तो इतना सारा आप रीडिंग आप अपने से लगा लेंगे। बस इस वर्ड की मैंने मीनिंग आपको समझा दी। वही सारी चीजें थोड़ा आपको क्वेश्चन के नंबर के हिसाब से लिखना रहेगा, किसमें कैसे क्या होता है कि पार्थिनोकार्पिक हो गया, कैसे अगर पार्थिनोकार्पी नहीं है तो भी फ्रूट का कैसे आपका फॉर्मेशन हो गया। ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई है, आप इसे खुद से रीड कर लेंगे। आ जाओ, दूसरा टर्म है यहाँ पे एंडोस्पर्म। जरा आप हमें खुद से ढूंढ के बताएंगे कि हम लोग जो नारियल पानी पीते हैं, जो नारियल पानी या तो आप उसे कहते हैं कोकोनट वाटर, बताना जरा ये कोकोनट वाटर में हम लोग उसका क्या पीते हैं, क्या है वो जो हम लोग पी रहे हैं, ये आप हमें सर्च करके बताएंगे। ठीक, अब ये आपका होमवर्क हुआ। अभी जानते हैं एंडोस्पर्म का मीनिंग क्या है। एंडोस्पर्म एक टिश्यू है स्टूडेंट। टिश्यू आप समझ रहे होंगे, इससे पहले भी हम लोग टिश्यू, ऑर्गन, इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। टिश्यू इज अ टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ टिश्यू फाउंड इन सीड्स। ये प्लांट के सीड्स में पाए जाते हैं। ठीक, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोरिंग न्यूट्रिएंट। यहाँ पे न्यूट्रिएंट स्टोर होता है, इसीलिए ये एक टाइप का टिश्यू है और ये न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। कौन? एंडोस्पर्म। और ये सपोर्टिंग है फॉर द ग्रोथ ऑफ द डेवलपिंग प्लांट। आपके डेवलपिंग प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोथ में। और कुछ की एस्पेक्ट्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि कैसे कैसे वो वर्क करता है एंडोस्पर्म प्लांट के लिए। तो न्यूट्रिएंट स्टोरेज है, सपोर्ट सीडलिंग ग्रोथ के लिए है, टिश्यू टाइप है, डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो एकदम एज इट इज ऐसे ही आपको आपकी आंसर राइटिंग करनी है। अब आ जाओ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एकदम मतलब तुम एकदम इजी और सरल लैंग्वेज में समझो। कल अभी हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, ठीक है, कैसे लैब में मेडिसिन तैयार हो रही हैं, चावल एक अच्छा विटामिन ए वाला राइस तैयार हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके चीजें इंजीनियर्ड की जा रही हैं बाय द ह्यूमन हेल्प। ठीक, और एआई हेल्प और वी कैन से लेबोरेटरी हेल्प, जो आजकल बड़ी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, उनके हेल्प से हम लोग खुद मैन्युफैक्चर या हम लोग खुद बना पा रहे हैं जिस चीज की हम लोगों को नीड है। ठीक, अब हम लोगों को उसको इन्वायरमेंट के सहारे नहीं बैठना पड़ेगा कि अब इन्वायरमेंट देगी तो हम लोग को मिलेगा, नहीं। अब हम लोग वी कैन क्रिएट बाय आवरसेल्फ। ठीक है, हम लोग खुद अपने से बना सकते हैं। तो वैसे ही टिश्यू कल्चर इज ए टाइप ऑफ डेवलपमेंट ही कह लो, या तो एक टाइप ऑफ मेथड है जिससे कि समझो कुछ साल बाद एक ऐसा समय आया जहां पे आपके मीठे मीठे आमों के पेड़ का
प्रचलन ही खत्म हो गया। एकदम सपोज करना, पर ये एकदम कॉमन प्लांट है, ये एकदम कॉमन प्लांट है, तो ऐसा नहीं है कि इसका ये खत्म होगा, बट चलो सपोज करते हैं, ठीक है। आपका आम का पेड़ खत्म हो गया, सीड बैंक के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो आपका सीड बैंक में प्लांट का सीड रखा हुआ है, ठीक। स्टूडेंट ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, हम लोगों के पास अब टेक्नोलॉजी इस हद तक आ चुकी है कि हम लोग उस प्लांट के पार्ट को लेके टिश्यू, या तो उसका जैसे लीफ पार्ट, रूट पार्ट, स्टेम पार्ट, उस प्लांट के किसी भी पार्ट को लेके एक पूरा का पूरा एज इट इज नया प्लांट हम लोग लैब में बना सकते हैं। एक लैब में बनाओ और फिर उसे जाके सॉयल में डाल दो और वो प्लांट आपका एज इट इज तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्लांट का कोई भी पार्ट लेके टिश्यू कल्चर करके हम लोग एकदम नया प्लांट बना सकते हैं इन द लैब बाय द आर्टिफिशियल मेथड्स, ठीक। तो यही है ओवरऑल आपका टिश्यू कल्चर, जो प्लांट के किसी भी पार्ट से बनाया जा सकता है। चलो यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, हार्मोन्स लगेंगे, हम लोगों ने फाइटो हार्मोन्स कल ही पढ़ लिए। एक अच्छा इन्वायरमेंट उसे लैब में दिया जाएगा जो एक पेड़ को चाहिए होता है। और यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स, पेड़ को जो जो चीज, शायद समझो एक छोटा सा पेड़ निकला, मौसम बहुत खराब हो गया और वो टूट गया, ठीक। तो यहाँ पे तो परिस्थिति एकदम बनी बनाई दी जाएगी पेड़ को, वहां पे एकदम अच्छा एनवायरमेंट, ऑप्टिमम लाइट, ढेर सारा खाना, जो जो भी इस प्लांट को चाहिए होगा न्यूट्रिएंट, वो यहाँ पे आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक। तो वो ज्यादा ही हेल्दी होगा प्लांट। वैसे नेचुरल चीजों की कमी नहीं है, नेचुरल चीजों की तो कोई ऐसे कंपटीशन ही नहीं है, बट कल को शायद जरूरत पड़ जाए इन्हीं आर्टिफिशियल चीजों की, तो हम लोगों को वो टेक्नोलॉजीज, वो मेथड पता होना चाहिए, ठीक। चलो आ जाओ, अब दूसरा टर्म आपको क्या पढ़ना है, मोनोकॉट। मतलब एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, मोनोकॉट और डाइकॉट आपको भी पता है। ये जो मोनोकॉट डाइकॉट होते हैं, ये सीड लीफ होती है, जिसमें सीड लीफ एक है तो वो मोनोकॉट, जिसमें सीड लीफ दो है तो वो डाइकॉट। तो यही सब मोनोकॉट और डाइकॉट होता है। ये तो एकदम बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके एग्जाम्पल्स मस्त है, आप देख लीजिए, वीट, राइस, कॉर्न, लिलीज, ऑर्किड, पाम्स और बाम्बू, ये सब आपके मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। किस टाइप का वेनेशन, वेनेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा एक नया टर्म है तो इसको समझा देते हैं हम। देखो, आप कभी भी अपने गार्डन में जल्दी से जाना और इस ऐसे कोई लीफ को देख लेना, किसी किसी लीफ में, बनाना लीफ में आप देखोगे ऐसे ऐसे करके लाइनें होंगी, ठीक है, लंबी लंबी खींची होंगी। वहीं अगर आप देखो किसी लीफ में आपको ऐसे करके लाइनें दिखेंगी, एकदम जाला नेट बना रहेगा, ठीक। तो उसे हम लोग पैरेलल वेरिएशन या रेटिकुलेट वेरिएशन कहते हैं। तो आपके मोनोकॉट लीफ में मिलता है पैरेलल वेन्स, नॉट नेट लाइक, नेट लाइक ना करके पैरेलल वेन्स मिलती हैं। तो मोनोकॉट के अंदर आप यही सब पढ़ेंगे और ऐसे ही एक एक पॉइंट को आप समझाएंगे। यहाँ पे पॉइंट का कलर्स आप अलग कर सकते हो, ऐसे आप समझा सकते हो, ठीक है। पॉइंटर्स में जितना लिखोगे, नंबर, आपके आंसर को देखने का तरीका एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, नंबर भी अच्छा मिलेगा, ठीक। चलो अब आ जाओ, ये कुछ उसके टाइप्स दिए हुए हैं, दो ठो एंडोस्पर्म के, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। इतना आपको नहीं देना, पर फिर भी आप अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। अगर एंडोस्पर्म बस पूछा तो आप बस एंडोस्पर्म के बारे में अच्छे से समझा लीजिए पॉइंटर्स में, ठीक। टिश्यू कल्चर के टाइप दिया है, कैलस कल्चर। कैलस कल्चर एक अनडिफरेंशिएटेड सेल ग्रो है जो मास में, जिसे हम लोग कैलस बोलते हैं। जैसे एक पत्ती लो, उसका एकदम ऐसे चूरा चूरा कर दो, एकदम होता है क्रश कर दो उसे, तो वो सब कैलस है। उस पत्ती से अब टिश्यू का कल्चर हो जाए तो उसे कैलस कल्चर कहेंगे। ऑर्गन कल्चर मतलब कोई भी चीज ले लो, रूट शूट ऑर्गन ही हो गया ना ये सब प्लांट का, तो इससे आपका टिश्यू कल्चर हो गया। तो सेल सस्पेंशन कल्चर, ऐसे ही प्रोटोप्लास्ट का प्रोटोप्लास्ट निकालो, उससे कल्चर कर लो। तो अलग अलग तरीके से आपका टिश्यू का कल्चर किया जा सकता है। क्या सेल सस्पेंशन क्या है, सेल आर ग्रोन इन अ लिक्विड मीडियम, लिक्विड मीडियम के अंदर सेल्स को ग्रो कराया जाएगा। प्रोटोप्लास्ट जहां सेल्स होती है विदाउट सेल वॉल, वहां पे ग्रोन होता है ये कल्चर, तो इसे प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू कल्चर आपको देखने को मिल सकते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं चाहिए तो बस आप उसे एक्सप्लेन भी कर दे। ये सब बस आपके
पेजेस को बढ़ा देता है। आंसर राइटिंग का तरीका कि कितने नंबर का, अगर 5 नंबर का पूछा है क्वेश्चन, तो आप अगर उसे आधे पेज में हटाने की कोशिश करो तो आप सोचो 5 नंबर आपको मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चन शायद थोड़ा देखने में भी लंबा लगे। 5 नंबर का क्वेश्चन तो बच्चों हम लोगों के समय हम लोग 2-2 पेज लगा देते थे उसे लिखने में, तो आप भी उसी, आप ये है कि कंटेंट आप उसमें अच्छा लिखिए। ठीक, चलिए, इन सब का एकदम रिकॉर्डेड लेक्चर रखा हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। और ये सारी चीजें हम लोगों ने एकदम डिटेल में डिस्कस की हुई है कि ये सब कल्चर होते क्या है। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग, टिश्यू कल्चर की बात ही हो रही है, माइक्रो प्रोपोगेशन, ये सब हम लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे एकदम टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर में इतना आपको नहीं देना है, बस थोड़ा थोड़ा दे दोगे तो वो भी चलेगा। बस आपको वहां पे डिफाइन करना है, लिखा था डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो आपको सिर्फ यहाँ पे टर्म्स को डिफाइन करना है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पे। मेंशन 2 सब क्लासेस ऑफ इम्यून सेल्स इन्वॉल्व इन आवर इम्यून सिस्टम। तो 2 सब क्लासेस जो इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होती है हमारे इम्यून सिस्टम में, तो वो कौन सी होती हैं? साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, जिन्हें हम लोग CD8+ सेल्स भी कहते हैं, और दूसरे होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जिन्हें हम लोग CD4+ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल के बारे में बात कर लें, ये डायरेक्टली किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल को। कोई सेल है वो आपकी इन्फेक्टेड है तो उसे डायरेक्ट जाके अगर मारना हो, एकदम तुरंत डायरेक्ट, तो वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है। हेल्पर टी सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स असिस्ट करते हैं एक्टिवेटिंग अदर इम्यून सेल्स, जैसे कि आपके बी सेल्स हो गए कि अरे वहां पे इंफेक्टेड सेल रखा है, बी सेल जाओ से मारो, तो ये असिस्ट करते हैं, ये उन्हें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो ऐसे डायरेक्टली अगर मारना हो तो साइटोटॉक्सिक टी सेल का काम, और अगर इनडायरेक्टली मारना हो या बस इंफॉर्मेशन देने का काम देना हो तो वो हमारा हेल्पर बी सेल टी सेल्स काम करते हैं वहां पे। ठीक, एडिशनली भी 2 और सेल्स होते हैं, 2 सब क्लासेस और होती है इम्यून सेल्स की, नेचुरल किलर सेल और डेंड्रियाटिक सेल। इनके बारे में जान लेते हैं। नेचुरल किलर सेल्स, दीज आर सेल्स आर रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स विदाउट प्योर एंटीजन एक्सपोजर। कोई एंटीजन एक्सपोजर नहीं हुआ है तब भी ये उन्हें जाके नेचुरल किलर, मतलब ये खुद से ही जाके मार देती हैं। अभी कोई इन्फेक्शन हुआ भी नहीं है पर उन्हें पता हो जाता है, वो मार देती हैं। ऐसे सेल्स के लिए वो खुद ही प्योर है। ठीक है, अब आ जाओ डेंड्रियाटिक सेल्स। These cells process and present antigen to T cell, ये T cells के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। एक्टिवेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, ये इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करती हैं, और ये सारे जो सब क्लासेस हैं एक साथ काम करते हैं स्टूडेंट्स आपके इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए। तभी आपकी हेल्दी, जो इतने गंदे अभी पोल्यूटिंग समय में हम लोग हैं और फिर भी थोड़े बहुत हेल्दी हैं, ये हम लोगों का इम्यून सिस्टम ही है जो हम लोगों को ऐसे खड़ा रखा हुआ है, ये सब मिलके काम करती हैं। ठीक, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 का ए हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब 24 का बी क्वेश्चन देखना है। एक्सप्लेन द रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स, एक्सप्लेन देयर रोल इन इम्यून रिस्पॉन्स। अब इन सेल्स की इम्यून रिस्पॉन्स में आपको रोल बताना है। तो pivotal roles of natural killer cells and dendritic cells in immune responses, एक एक करके रैपिड रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स, साइटोकाइन प्रोडक्शन होता है, रैपिड रिस्पॉन्स, साइटोकाइन प्रोडक्शन, इम्यून रिस्पॉन्स को और अच्छे से बढ़ा देना। मतलब रैपिड, जैसे इन्फेक्शन हुआ नहीं, इन्फेक्शन पैथोजन आपके बॉडी में घुसा नहीं कि तुरंत आपकी इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाती है। यहां तक कि आपको शायद पता होगा ये बात, हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के पास मेमोरी सेल्स भी होती हैं। अगर आज एक बार इन्फेक्शन हुआ है स्टूडेंट्स, तो वो मेमोरी सेल क्रिएट हो जाती है उस रिगार्डिंग पैथोजन या उस रिगार्डिंग बीमारी के। ठीक, अगली बार जब वो आता है बीमारी, तो आपकी पहले से ज्यादा तेजी से इम्यून रिस्पॉन्स काम करती है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी इम्यून रिस्पॉन्स उस पर मेमोरी डेवलप कर चुकी है। अरे ये इससे पहले भी आया था, अब हमें पता है कि इसे कैसे मारना है, सारी प्री प्लानिंग ऑलरेडी होके रखी रहती है। तो रैपिड रिस्पॉन्स होते हैं आपके इम्यून रिस्पॉन्स के। तो थोड़ा पहले बॉडी को खुद से सही करने दिया करो, उसके बाद दवा लिया करो। ठीक, यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आ जाओ 25 क्वेश्चन नंबर क्या है? ड्रॉ नीट एंड प्रोपोर्शनेट डायग्राम ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई
लेवल कॉर्निया, लेंस, रेटिना, विट्रस ह्यूमर, प्यूपिल एंड ऑप्टिक नर्व। हम आपको इस क्वेश्चन के आंसर को अपने हाथ से इतना ऐसा डिफिकल्ट डायग्राम भी ना बना के हमने एकदम अच्छा सा डायग्राम आपके लिए बनाया, जहां पे एकदम इजी डायग्राम है और उसे आप खुद भी क्लियरली बना सकते हो। वैसे डायग्राम को लेके ये पूरा टॉपिक बताया है कि कॉर्निया क्या है, ऑप्टिकल नर्व क्या है, विट्रस ह्यूमर क्या है या एक्वस ह्यूमर क्या है। ये सारे आई के पार्ट्स को हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया है, तो आप लेक्चर्स को जाके देख सकते हो। चलो आ जाओ। डिफाइन ब्लड प्रेशर। जो तुम सोचते हो तुम्हारी आंख ऐसी स्फेरिकल सी यहाँ पे सामने से एकदम जो हिरन वाली आंख बोलते हो ना, ये यहाँ पे ऐसे दिखती है, तो देख लो आंख तुम्हारी अंदर से ऐसी दिखती है। इसमें बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। कहाँ पे लाइट गिरती है तो आपको इमेजेस क्लियर होते हैं, कहाँ से आपके आंख में आंसू आता है, ये सारी बात हम लोगों ने अपने लेक्चर्स में की है। डिफाइन ब्लड प्रेशर, डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हम लोग एकदम अच्छे से पढ़े हैं। अब जरा हमें बताओ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या है। Blood pressure is the force exerted by blood on the walls of blood vessels as it circulates throughout the body. Blood pressure से ही समझ में आ रहा है कि कोई चीज इतनी तेजी से पंप आउट करना कि वो पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच जाए, एक वो प्रेशर देना कि पूरे बॉडी में वो ब्लड पहुंचे, तो उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो वॉल्स पे ब्लड वेसल्स की हिट होती हैं और फिर पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचता है, ये मिलीमीटर्स में कैलकुलेट कराया जाता है। मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, mmHg। mmHg पूछा जाता है आपसे, ब्लड प्रेशर किस यूनिट में आपका मेजर किया जाता है, तो वो mmHg में होता है। दो कंपोनेंट होते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मतलब जो आपका हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, डायस्टोलिक मतलब रिलैक्स किया। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन बात होती है। सिस्टोलिक यहाँ हायर नंबर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है आर्टरीज का, जब हार्ट बीट करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वही लिखा हुआ है। पंप्स ब्लड आउट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, कितना ब्लड पंप हुआ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, और इसका पीक प्रेशर होता है आर्टरीज में। तो यही सेम चीज आपकी डायस्टोलिक के रिलैक्सेशन के लिए लिखी हुई है। तो ये सब होता है डिफाइन, जो होता है ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोगों ने डिफाइन किया। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वाले क्वेश्चन में आंसर क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर आपसे पूछ सकता है 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर आपसे पूछ सकता है 80 mmHg। ठीक, तो आपको ये याद होना चाहिए। अब राइट द नेम ऑफ द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सी मशीन यूज होती है और उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के लिए। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन तो शायद ही तुमसे पूछे कि ब्लड प्रेशर को डिफाइन करो या कितने टाइप के ब्लड प्रेशर है उनको बताओ, ये क्वेश्चन तो शायद ही पूछे, बट ये क्वेश्चन जरूर आ जाता है, हर बार आता है कि एक हेल्दी अडल्ट पर्सन का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। एज ए बायो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए सिस्टोलिक 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक आपका 80 mmHg होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा जा रहा है तो अपना बीपी चेक कराओ, वो दिक्कत में है। सो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ये होना चाहिए आपका, और आप देखे भी होंगे जब आपका ब्लड प्रेशर काउंट होता है तो वैल्यूज इसी में लिखी रहती हैं। और कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन सी डिवाइस ऐसे यूज होती है ब्लड प्रेशर काउंट करने के लिए, तो जरा मुझे इसे प्रोनाउंस करके दिखाओ। एक बार में कोई सही कर दिया तो अपने आप को शाबाशी दे लो, ठीक है। स्फैग्मोमैनोमीटर। ठीक, यहाँ पे ये डिवाइस का नाम ये है, इससे हम लोग बीपी नापते हैं अपनी। ठीक, चलो यही सारी बातें लिखी हुई हैं। What are Okazaki fragments? Okazaki segments are short। इसको इतना सारा रीड करने से अच्छा है हम आपको बस समझा देते हैं Okazaki segments होते क्या है। ये सारी बातें हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर्स में की है, ठीक है, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। ओकाजाकी क्या होता है, जब आप रेप्लिकेशन का प्रोसेस देखोगे, जहां पे आप रेप्लिकेशन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन, ये सब पता ही होगा, तो जहां पे सेगमेंट्स डीएनए के थोड़े थोड़े करके बन रहे हैं, ठीक, ऐसे थोड़े थोड़े करके बन रहे हैं,
ठीक, तो वहाँ ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, यही इसी को हम लोग कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो कि ऐसे ऐसे मतलब डिस्टर्ब होके बन रहा है, या तो तुम लोग उसे कहते हैं ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप ले लेके बन रहा है, बीच में बना बीच में नहीं बना, बीच में बना बीच में नहीं बना, तो वैसे फ्रेगमेंट को हम कहेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट, इसे बोलते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओकाजाकी सेगमेंट्स आर शॉर्ट डिसकंटिन्यूअस, मतलब कंटिन्यूएशन में नहीं बनता, छोटा छोटा डिसकंटिन्यूअस मैनर में बनता है। डीएनए स्ट्रैंड जो कि सिंथेसाइज होता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। सबसे इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ सकता है कि डीएनए स्ट्रैंड कहां पे बनता है, लीडिंग या लैगिंग, किस पे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट किस स्टैंड पे बनता है, लीडिंग स्टैंड पे या लैगिंग स्टैंड पे। तो लैगिंग स्टैंड पे बनता है स्टूडेंट्स, और लीडिंग स्टैंड पे आपका कंटिन्यूएशन में जो डीएनए बनता है वो होता है। ठीक, डीएनए रेप्लिकेट, डबल हेलिक्स, अनबाउंड एंड टू न्यू स्टैंड आर सिंथेसाइज। लीडिंग स्टैंड पे जो होता है वो कंटिन्यूअसली होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन वाला, वहीं लैगिंग स्टैंड पे सिंथेसाइज होता है डिसकंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड डीएनए का, जो कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहलाता है, और वो एंटी पैरेलल नेचर का होता है डीएनए, मतलब 3 प्राइम से 5 प्राइम चलता है। ठीक, तो ये सारी बातें हुई ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बारे में। ये सारी उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल लिखी है, आपको होगा। Draw a structure of neuron cell and label its perikaryon, axon, medullary sheet, node of Renbaer। एकदम अच्छे से पढ़ाया हुआ टॉपिक ऑलरेडी। ये न्यूक्लियस है, यही आपका एक्सॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन आपका, न्यूरॉन आपके ही मिल के, अब समझो यहाँ पे कुछ गर्म टच हुआ है, आपको कुछ यहाँ गर्म टच हो रहा है, वो गर्म आपके दिमाग को कैसे पता लगा कि आपने गर्म टच किया और अब हाथ हटाना है। तो यही न्यूरॉन्स हैं जो आपको मैसेज पहुंचाती हैं आपके ब्रेन को, ये सब न्यूरॉन्स ही लगी हुई हैं, वो न्यूरॉन्स ही आपको ब्रेन पे मैसेज पहुंचाती है कि ये गर्म टच हो रहा है और यहाँ से अब हाथ हटाना है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियोलस होता है, ये जो सेल बॉडी है यहाँ पे इसे इसके अंदर जो भरा है वो पेरिकैरियन सेल बॉडी की बात हो रही है। ये जो एक्सॉन है, बीच में एक्सॉन है, बीच बीच में जो ये ऐसे बनी हुई है एक डब्बा लाइक आकार, जिसे आप बोल रहे हो स्कॉन्शल या माइलिन शीट है, ये डेंड्राइट्स जो ऐसे जाले लाइक का निकला हुआ है उसे डेंड्राइट्स बोलते हैं, और जो बीच में जगह खाली है इन बॉक्सेस के उसे हम रोड ऑफ रेनबायर बोलते हैं। ये नीचे एक्सॉन का टर्मिनल है, यहीं पे आपको साइनेप्टिक नॉब मिल जाएगा। अब आप जब लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइनेप्टिक नॉब या साइनेप्टिक वेसिकल किसे बोलते हैं और उनका क्या काम होता है। अब आ जाओ, हाउ इज नर्व इंपल्स कंडक्टेड इन आवर बॉडी, कैसे नर्व इंपल्स कंडक्ट होता है आपके बॉडी में, क्या रोल होता है डेंड्राइट, टेलीडेंड्राइट, माइलिन शीट, साइनेप्स इन नर्व कंडक्शन में। ये क्वेश्चन जब आप वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है, इससे आपको ये पूरा क्लियर नहीं होगा, आप बस जाके इसके वीडियो लेक्चर को देखना, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कैसे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, आपके दिमाग तक पहुंचा, उसको पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ा, तो वो सारी चीजें आपको वहां पे समझ में आ जाएंगी। उसके बीच में किसका किसका रोल पड़ा, डेंड्राइट, टेलीडेंड्राइट, माइलिन शीट, साइनेप्स, सबका क्या रोल था वो सब आपको पता चल जाएगा नर्व कंडक्शन के वीडियो में। एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिजीज, हाउ कैन वी प्रिवेंट H1, कैसे हम लोग इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। मारास्मस, क्वॉशिकर, रिकेट्स, ऑस्टियोमैलेशिया या स्कर्वी, ये सारे बीमारियों को एक एक करके बताना है। मारास्मस और क्वॉशिकर ये सब माल न्यूट्रिशन वाली है, इसमें बहुत ज्यादा पतले या बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं बच्चे। मारास्मस ये एक सीवियर फॉर्म है माल न्यूट्रिशन का, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है बच्चों, और ये डाइट चिल्ड्रन में होता है जिनका अंडर द एज ऑफ 1 कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड इट इज लाइफ अनट्रीटेड, मतलब जान पे बनाती है, 1 साल तक के बच्चों को होता है ये। यहाँ पे एकदम बच्चा मतलब समझ जाओ एकदम वीक, प्रोटीन की डिफिशियंसी की वजह से ये बीमारी होती है, बहुत ही बेकार बीमारी होती है मारास्मस। ठीक, सीवियर वेट लॉस होने लगता है, मसल वास्टिंग होती है, स्वेलिंग हो जाती है, वीकनेस हो जाता है, पुअर भूख नहीं लगती है, एपेटाइट एकदम मर जाता है। क्या क्या प्रिवेंशन है वो देख लेना।
क्वासिकर ये भी एक माल न्यूट्रिशन है, जो कि वही लैक ऑफ प्रोटीन होता है डाइट में, और कैलोरी इनटेक की वजह से जो कम होता है उसके वजह से भी होता है ये क्वासिकर। और ये चिल्ड्रन के एज देन मोर टू 1, 1 से 3 साल तक के बच्चों में भी ये देखा जाता है। सिम्टम आप देख लो, स्वेलिंग, पुअर मसल ग्रोथ, वेट लॉस, फैटीग, बहुत थकान लगी रहती है, वीकनेस, यही सब। ठीक, इसका प्रिवेंशन आप देख लेना। रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेशिया, ये सब क्या है? विटामिन डी, कैल्शियम की कमी होती है बच्चों। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, मतलब बात बात पे हड्डियां चटकने का डर लगा रहेगा रिकेट्स विकेट्स पे, मतलब बड़ा परेशान रहोगे। इससे क्या है कि इसमें हो जाता है क्या, इसमें तुम्हारी बोन्स जो है, मतलब थोड़ा सा भी अगर गिर गए तो ये होता है, अगर थोड़ा सा भी गिर गए तो आपको बहुत ज्यादा वाला दिक्कत आएगा स्टूडेंट्स, मतलब आप बड़ा ज्यादा इसमें परेशान हो जाओगे, हड्डियों की बड़ी दिक्कत सी आ जाएगी आपको। थोड़ा सा गिरे हुए, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स है तो थोड़ा सा भी गिर गए तो हड्डियों में दर्द होने लगेगा, ऐसा सब। प्रिवेंशन आप देख लेना। ऑस्टियोमेलेशिया ये भी सॉफ्ट बोन्स की दिक्कत है। इनसफिशिएंट मिनरलाइजेशन, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी फैक्टर, जो आपके विटामिन डी की डिफिशियंसी से ही होता है। कैल्शियम इंटेक अच्छा नहीं होता, दूध पियो, दूध में बहुत अच्छा कैल्शियम है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन हो तो मछली वछली खाओ, आयरन वायरन लो, बड़ा अच्छा, हड्डी का ध्यान रखो भाई, हड्डी का बहुत जरूरी है सही रहना। कैल्शियम इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, आयरन इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, ये सब अच्छे से खाया पिया करो। सब्जियां अच्छे से खाओ, सब्जी खाएंगे नहीं सिर्फ आलू आलू खाना है। ये सब सिम्टम देख लेना ऑस्टियोमेलेशिया का क्या क्या होता है। प्रिवेंशन ऐसे ही लिखना है हर का, अगर कोई भी बीमारी पूछ रहा है स्टूडेंट तो लिखने का तरीका ही यही है कि सिम्टम प्रिवेंशन आपको बताना होगा। ठीक, आ जाओ। स्कर्वी हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ये सब। अब आ जाओ क्रांस एनाटॉमी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि C4 प्लांट और C3 प्लांट में आप वीडियो लेक्चर्स में जाके देखोगे तभी समझ में आएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। C3 C4 साइकिल, एक एक लाइन समझाई गई है, पूरी की पूरी साइकिल समझाई गई है, कौन कौन से उसके बीच में एंजाइम लगती है, सारी बातें हुई हैं। आप लोग लेक्चर्स देखो, सब कुछ आपको समझ में आएगा।